Hello friends, today we will discuss about CTES topic Jean Piaget theory. Jean Piaget theory is also called intellectual development theory or cognitive development theory. छात्रों आज हम लोग बात करेंगे CTET का एक टॉपिक है जीन पियाजे की थ्योरी अर्थात संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। उसमें कुछ चीज़ें हमने प्राइमरी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। जीन पियाजे के का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था। जीन पियाजे की जो बुक्स थी इम्पॉर्टेंट बुक्स, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जीन पियाजे ने संज्ञान के बारे में क्या कहा है उसको हम लोगों ने सीख लिया था, और बच्चों के बारे में जीन पियाजे का क्या मानना है उसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था। तो बच्चों के बारे में जो जीन पियाजे का मानना था कि जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जीन पियाजे ये मानते थे कि बच्चे जो होते हैं वो एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अर्थात उनको छोटे वैज्ञानिक की संज्ञा दी जीन पियाजे ने, और ये सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, ऐसा जीन पियाजे मानते हैं। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में कुछ नए वर्ड्स हैं, जैसे एक नया वर्ड्स है संज्ञान, इसको हम लोग जानते हैं, और इसी में एक वर्ड आता है स्कीमा, और इसी में एक वर्ड आता है स्कीम्स। ये तीन वर्ड्स आज हम लोग जानेंगे। इसके आगे भी जानेंगे, आगे भी बहुत सारे वर्ड हैं। एक अनुकूलन वर्ड आता है यहाँ पे, अनुकूलन। इन्हीं से ही प्रश्न आते हैं छात्रों, सीटेट में पूछे जाते हैं। तो संज्ञान का मतलब है कि वातावरण से अर्जित ज्ञान, वातावरण से अर्जित ज्ञान को कहा गया संज्ञान। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि संज्ञान का मतलब यही होता है कि वातावरण से छात्र जो भी ज्ञान अर्जित करता है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, उसी की जो समझ है उसी को संज्ञान कहा गया है। वातावरण से अर्जित ज्ञान अर्थात समझ बनना। समझ कैसी बनना? यदि आँख से देख रहा है, ठीक है, कुत्ते को देख रहा है, बिल्ली को देख रहा है, चूहे को देख रहा है, शेर को देख रहा है, गाय को देख रहा है, भैंस को देख रहा है, बैल को देख रहा है, या पेड़ को देख रहा है, पानी को देख रहा है, तालाब को देख रहा है, तो वो किस प्रकार के आकार के हैं, किस प्रकार के डिज़ाइन के हैं, कैसी चीज़, कौन सी चीज़ किस आकार की है, किस ढंग की है, किस रूप की है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, इसकी समझ होना ही संज्ञान कहलाता है। अब ये संज्ञान की समझ कहाँ से आती है छात्रों? ज्ञानेंद्रियों से छात्र करते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ हमने बताई थी 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार में जब कोई स्वाद लेता है बच्चा तो जीभ जिह्वा का प्रयोग करता है, तो मीठे कड़वे का अंतर करना वो अपने संज्ञान के माध्यम से ही सीखता है, अर्थात स्कीमा बनाता है। अर्थात जो कुछ भी वातावरण से अर्जित ज्ञान है उसके प्रति समझ का विकसित होना ही स्कीमा कहलाता है। समझ का विकसित होना और उसके आधार पर बुद्धि का विकास होना, बुद्धि का विकास होना, ये स्कीमा है छात्रों। तो वातावरण से जो कुछ भी अर्जित ज्ञान है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करता है उसकी समझ विकसित होती है, और उसी के आधार पर जो बुद्धि का विकास होता है उसे ही स्कीमा कहा गया है। स्कीमा बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बेहद ही महत्वपूर्ण वर्ड्स है जीन पियाजे के सिद्धांत में। और अंत में ये कहते हैं कि स्कीमा ही वह बुद्धि है जिससे छात्र विभिन्न प्रकार की योग्यताएं विकसित करता है। जैसे इसी में अगर हम देखें, जैसे चिंतन भी इसी में होता है, मनन भी इसी में होता है, तर्क क्षमता भी इसी में आती है, ठीक है, कल्पनाशीलता की बात भी यही कहता है।
तो कल्पनाशीलता तभी होगी जब ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग छात्र करेगा, बच्चे करते हैं। तर्क क्षमता तभी आएगी जब ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा। हल्के भारी का ज्ञान है, ठीक है। कौन सी चीज़ छोटी, कौन सी बड़ी है, कौन सा कलर कैसा होता है, उन सब में अंतर करना वो बुद्धि की ही योग्यता मानी है जीन पियाजे ने। तो एक स्कीमा का यहाँ पे एक वर्ड समझ में आया होगा आप लोगों को। तो समझ का विकसित होना और उसके आधार पर बुद्धि का विकास होना ही कहलाता है स्कीमा। स्कीमा को अन्य एक तरीके से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे स्कीमा को एक अन्य तरीके से समझ सकते हैं। स्कीमा को जीन पियाजे ने अवधारणा कहा है। अवधारणा का मतलब ये होता है धारण करना। अवधारणा का मतलब होता है धारण करना। धारण करना अर्थात क्या धारण करना? अब वही चीज़ धारण करना जो छात्र ने चखा है, अर्थात मिर्च खाई है तो मिर्च का स्वाद बच्चे ने धारण कर लिया अपने मनोमस्तिष्क में, अपनी बुद्धि में, कि मिर्च खाने से कड़वा महसूस होता है। चीनी यदि बच्चे ने खाई है तो चीनी मीठी होती है, ये बच्चे को पता चलता है। चीनी खाना है या मिर्च खाना, या यहाँ पे नींबू चखता है तो उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। वही धारण करता है। स्कीमा के अंदर चिंतन, मनन, तर्क क्षमता, कल्पनाशीलता, ये सब स्कीमा का ही कार्य है। स्कीमा का निर्माण याद रखिएगा संज्ञान से होता है, अर्थात वातावरण से जो कुछ भी अर्जित करता है छात्र, उसी को संज्ञान कहा गया है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर एक और अंग्रेजी वर्ड यहाँ पे लिखें, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब अवधारणा भी होता है और कॉन्सेप्ट का मतलब समप्रत्यय भी होता है। और संप्रत्यय का निर्माण प्रत्यक्षीकरण से होता है। प्रत्यक्षीकरण से होता है और प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं परसेप्शन। देखिए बात वहीं पे आ जाएगी, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब ये होता है ज्ञानेंद्रियों के, तो ये छात्रों आप लोग नोट करिए, वातावरण से प्राप्त सूचनाओं, घटनाओं को पहचानने की क्षमता अथवा व्याख्या करने की क्षमता को भी स्कीमा कहा गया है। तो आगे चलते हैं, एक और नया वर्ड्स लेते हैं। अब आएंगे हम लोग अनुकूलन की बात। स्कीमा हो गया तो स्कीम्स की बात करेंगे। स्कीम का मतलब होता है, एक सिंपल वर्ड में हम लोग समझें, स्कीम्स, इसको प्लान भी बोल सकते हैं हम लोग, या इसी को हम लोग योजना भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग आदत भी कह सकते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे कार्य, रोजमर्रा के ऐसे कार्य, रोजमर्रा के ऐसे कार्य जिनको करने के लिए कम से कम बुद्धि का प्रयोग होता है। रोजमर्रा के ऐसे कार्य जिनको करने के लिए कम से कम बुद्धि का प्रयोग होता है बच्चों के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द स्कीम्स, प्लान या आदत। इसको आदत भी हम लोग कह सकते हैं, योजना भी कह सकते हैं, क्योंकि योजना बनाने के बाद हम लोगों को बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन योजना बनाने के पहले जो बुद्धि का विकास होता है या बुद्धि के द्वारा जो योजना बनाई जाती है, उसको स्कीमा वो सहायता करता है। स्कीमा ही सहायता करता है योजना बनाने में, और जब योजना बन जाती है तो उस पर चलना ही कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। क्लियर हुआ होगा, नोट डाउन कर सकते हैं। आगे एक वर्ड हम लोग देखेंगे, अनुकूलन। इसको अंग्रेजी में एडॉप्टेशन कहते हैं, एडॉप्टेशन। अनुकूलन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है
आत्मसात्करण फर्स्ट थिंग होती है। दूसरी होती है, इसी को आत्मसातीकरण भी कहते हैं, आत्मसातीकरण। दूसरा होता है समाविष्टीकरण। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, इसके अन्य नाम भी हम लोग देख लेंगे। आत्मसातीकरण को अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहा गया है, एसिमिलेशन। इसी को सादृश्यीकरण भी कहते हैं, सादृश्यीकरण। याद रखिएगा, सादृश्यीकरण अंग्रेजी में बोला गया एसिमिलेशन, और इसी को बोलते हैं समावेशन। इसी को बोलते हैं समावेशन। ये वर्ड याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जल्दी से मिलेंगे नहीं आपको। चलिए अभी देखिए, इसको बोला गया एसिमिलेशन, इसको कहा गया एडॉप्टेशन। अब आते हैं समाविष्टीकरण, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या कहा गया छात्रों? एकोमोडेशन अर्थात समाविष्टीकरण। इसी को समायोजन भी कहते हैं, समायोजन। इसको एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। एडजस्टमेंट अर्थात समायोजित कर लेना, बराबर कर लेना, ठीक कर लेना, इसको कहा गया। तो समाविष्टीकरण को भी हम लोग समायोजन कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। उदाहरण इसका ये है कि कोई एक बच्चा है, यदि बकरी को देखता है, या मान लेते हैं कुत्ते को देखता है। बच्चे ने कुत्ते को देखा, कुत्ता देखता है, और उसके बाद फिर बकरी को देखता है, तो बकरी को भी जो है कुत्ता कहना प्रारंभ कर देता है। तो इसका मतलब एज इट इज़ मान लिया, बकरी को भी कुत्ता ही मान लिया, क्योंकि कुछ न कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। 4 लेग्स इसके होती हैं, 4 लेग्स इसके होती हैं, 2 कान बड़े से बकरी के भी होते हैं, कुत्ते के भी होते हैं। तो कुत्ते को बकरी कहना, दैट इज़ कॉल्ड द आत्मसातीकरण। यानी चेंज ना कर पाना। पहले एक सूचना मिली कुत्ते की, दूसरी सूचना मिली बकरी की, लेकिन दूसरी सूचना को पहली सूचना से लिंक तो किया, लेकिन उसमें अंतर नहीं कर पाया, तो वो कहलाता है आत्मसातीकरण। अब थोड़ा सा इसी को उल्टा हम लोग देखेंगे कि कुत्ता देखा बच्चे ने और फिर बकरी देखी, लेकिन कुत्ते का स्ट्रक्चर, कुत्ते का ढांचा, कुत्ते की बनावट को देखकर बकरी की बनावट में अगर बच्चे ने अंतर कर लिया, दैट इज कॉल्ड द समायोजन। अंतर निकाल लेना समायोजन कहलाता है, अंतर ना ढूंढ पाना समावेशन कहलाता है। सीधा बात है कि दो भिन्न वस्तुओं में यदि बच्चा जो है अंतर कर लेता है, जैसे सुअर और चूहे में अंतर कर लेना, ठीक है, तोता और छोटे पक्षी में अंतर कर लेना, दोनों में अंतर कर लेता है, ठीक है, तो वो कहलाएगा समायोजन। अंतर नहीं कर पाता है तो कहलाएगा आत्मसातीकरण। ये दोनों प्रकार से ही अनुकूलन होता है। तो छात्रों, आज हम लोगों ने 4 वर्ड्स देखे, एक संज्ञान देखा, स्कीमा देखा, स्कीम्स देखा और अनुकूलन। अब देखिए एक बात यहाँ पे और आती है, अब इन दोनों को करने की विवेक क्षमता अर्थात बुद्धि यदि बच्चे को आ गई, तो वहाँ पर एक चीज़ और आती है, इन दोनों के बीच की कड़ी को कहा गया है साम्य धारण। इन दोनों के बीच की कड़ी को क्या कहा गया है? साम्य धारण अर्थात इक्विलिब्रियम। क्या कहा गया है? इक्विलिब्रियम। तो दोनों कर ले, बच्चे को ये पता हो जाए कब हमें अंतर ढूंढना है और कब अंतर नहीं ढूंढना है, तब वहाँ पे कौन सी स्थिति आती? इक्विलिब्रियम, यानी साम्य धारण अर्थात साम्यावस्था की स्थिति बनती है। ये बहुत ही कम बताया जाता है
इसको बहुत ही कम टीचर बताते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो स्कीम्स का मतलब हो गया रोज़मर्रा के ऐसे कार्य जिनको करने के लिए कम से कम बुद्धि का प्रयोग होता है। अनुकूलन को अंग्रेजी में एडॉप्टेशन कहते हैं, ठीक है। और अनुकूलन में दो चीज़ें होती हैं, आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण, सादृश्यीकरण या समावेशन। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, बच्चा जो है कुत्ते को देखता है या कुत्ता देखता है और फिर बकरी को देखता है, दोनों में अंतर नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर हो जाता है आत्मसातकरण। और समाविष्टीकरण अगर अंतर ढूंढ लेता है तो वहाँ पर समाविष्टीकरण हो जाएगा। समाविष्टीकरण को समायोजन भी कहते हैं। इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है, अर्थात दोनों को कंट्रोल करके रखना, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम, अर्थात साम्य धारणा। इसको साम्य अवस्था भी कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इसको साम्य अवस्था भी कहा जाता है। जिसके मुख्य पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे, जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं, बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको यहाँ पर एकोमोडेशन भी कह सकते हैं, एकोमोडेशन, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हम लोग एकोमोडेशन भी कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग जानते हैं, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो सबसे पहले उनको याद रखने का तरीका हम लोग देखेंगे, फिर आगे चलेंगे। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। इसकी ट्रिक है आम की पूड़ी, इसको याद रखेंगे। तो आम की पूड़ी का मतलब क्या है, उल्टा चलेंगे यहाँ से, पूड़ी, ई आया, पू आया, मा आया और आ। तो पहली जो इस अवस्था का नाम है उसको बोलते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक इसको आप याद रखना है, आम की पूड़ी, ठीक है। ये 4 अवस्थाएं हैं, आम की पूड़ी, और आम का सीजन भी आ गया है, तो आम की पूड़ी बनाएं या जो कुछ बनाना चाहे, अचार बनाएं, ठीक है। यहाँ पे आम की पूड़ी को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर बेटर वीडियो देने के लिए और बेटर वीडियो बनाने के लिए। अगर जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और अच्छे से वीडियो प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।